नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ हूं मैं जयती मिश्रा। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब बारी है हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की। गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी से इस यात्रा की शुरुआत होगी। गांव, ब्लॉक, जिले से लेकर पोलिंग बूथ को कवर करते हुए 2 महीनों में पदयात्रा चलेगी। गांव में कांग्रेस का झंडा फहराकर इस यात्रा की शुरुआत होगी, तो वहीं डोर टू डोर जनसंपर्क भी होगा। हर गांव में भारत जोड़ो यात्रा के स्टिकर चिपकाए जाएंगे, व्हाट्सएप ग्रुप बनाए जाएंगे, एनएसयूआई की बाइक रैली भी होगी। कुल मिलाकर के जिला स्तर पर कार्यक्रम होगा और फिर प्रदेश स्तर पर एक महारैली का आयोजन किया जाएगा। यानी कांग्रेस पूरे तरह से 2023 और 24 के चुनावी मोड में आ गई है। यानी भारत जोड़ो यात्रा की डोज के बाद अब हाथ से हाथ जोड़ो की बूस्टर डोज दी जाएगी। इन यात्राओं की यकीनन राजनीतिक पार्टियों को फायदा मिलता हुआ नजर भी आएगा, लेकिन इससे जनता को क्या फायदा मिलेगा? और सबसे बड़ा सवाल, जो इससे भी बड़ा सवाल है, वो ये है कि इसके बाद चुनावों से पहले यात्राओं, पैदल मार्च की जो नई परंपरा शुरू होने वाली है, क्या कांग्रेस को लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल बना उसे बनाए रखना जरूरी भी आगे के लिए है? बात इसी मुद्दे पर कि क्या नेता और जनता का ये सफर पूरा होगा हाथ से साथ तक। और चलिए इसी खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है बीजेपी से नेता है आशीष चतुर्वेदी, वो हमारे साथ मौजूद है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही राजनीतिक विश्लेषक प्रतीक मिथिलेश जैमिनी भी हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है। आपका भी सर बहुत बहुत स्वागत है। सर, बात यहाँ पर हो रही है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की, और इंतजार जब कांग्रेस के प्रतिनिधि का हम कर रहे थे तो वो भी अब स्टूडियो में हमारे बीच पहुंच गए, उनसे भी आपको मुखातिब करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात, क्योंकि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की है, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मिथिलेश जी आप हैं यहाँ पर। इससे पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तस्वीरें हमने देखी, अभी भी अनवरत भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और एक काफी अच्छा रिस्पांस, एक बूस्टर से पहले की जो डोज थी कोविड से पहले, वो लगता है कि एक नई ऊर्जा फूंकने का काम राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने की है। क्या लगता है कि हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का जो संकल्प है, जो इसका एक रूपरेखा तैयार की गई है, कितनी हद तक सफल हो पाएगी? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी की निसंदेह जो भारत जोड़ो यात्रा है, उससे राहुल गांधी की बारे में जो भी तमाम उनके राजनीतिक विरोधी उनके ऊपर जो आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे, उन पे विराम लगा है। उनकी छवि को सुधार हुआ है। लेकिन उस छवि से राजस्थान में वोट कन्वर्ट होंगे या नहीं होंगे, ये 2023 का रण बताएगा। उस सियासी रण में कौन जीतता है, कौन हारता है। अब जहां तक आप हाथ से हाथ जोड़ो की बात कर रहे हैं, 26 जनवरी को वो लाल चौक पे झंडा फहराएंगे, उसके बाद ये हाथ से हाथ जोड़ो वाला, उसके लिए आज अलग अलग जिलों में प्रभारी जयपुर के खानू खान बुधावली जी को बना दिया गया, जोधपुर में गैदर साहब को बना दिया गया। वो सब ठीक है। एक ब्लॉक अध्यक्षों की भी आज सूची आई है 88 की। आप उस सूची को देखिए कि कांग्रेस एक तरफ बात कर रही है उत्साह की, उमंग की, उल्लास की, और दूसरी तरफ जो फ्रस्ट्रेशन है वो नजर आ रहा है। आप देखिए, फुलेरा में पुष्पा मेघवाल को इन्होंने ब्लॉक अध्यक्ष बनाया। पुष्पा मेघवाल रहने वाली ही दूदू की, आकेदा की सरपंच रही है। आप ऐसे ही देखिए, विद्याधर नगर में जादौन को बनाया, रहने वाला जोटवाड़ा विधानसभा क्षेत्र का है। आप देखिए कोटपुतली में, जहां इनके गृह राज्य मंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री राजेंद्र यादव हैं, वहां एक ब्लॉक अध्यक्ष की घोषणा हुई, एक की नहीं हुई। रमेश मीणा सपोट्रा में, वहां एक ब्लॉक अध्यक्ष की हुई, एक नहीं हुई। इससे क्या मैसेज जा रहा है कि अभी किस्सा कुर्सी का खत्म नहीं हुआ है। अभी जो बाइपोलर पॉलिटिक्स है, जिसे अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट को झालावाड़ में भले एक आदिवासी नृत्य में राहुल गांधी ने नचा दिया, लेकिन दिल नहीं जुड़ा पाए हैं। भले वो अलवर में अलविदा करके जो प्यार की झप्पी देके चले गए, वो दूरी अभी दूर नहीं हुई है। ये साफ झलकाती है। आप ब्लॉक अध्यक्ष 400 की एक साथ सूची जारी क्यों नहीं हुई? 100 की हो गई, आज 88 की हो रही है, वो भी दिल्ली से पूछ के हो रही है। इसका मतलब अभी जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, अभी तो बहुत बड़ी नियुक्तियां होनी है। कार्यकारिणी भी भंग है, अभी कार्यकारिणी भी भंग है। आप 2.5 साल से बिना किसी कार्यकारिणी के आप संगठन चला रहे हैं। अब दूसरी तरफ बीजेपी से आपको टक्कर लेनी है, जो 52,000 बूथों में से 48,000 बूथों पे अपने पन्ना प्रमुख बूथ एजेंट बना चुकी है, उनको प्रशिक्षण दे रही है। तो हालात ये है, और मार्केटिंग इनकी पुअर है। आप देखिए
पिछले विधानसभा में झोटवाड़ा विधानसभा से जो एमएलए बने, जो कृषि मंत्री है, उन्होंने राजस्थान में सबसे हाईएस्ट वोट लिए 1,27,000। उसके बाद वसुंधरा जी आए और राज्यपाल जी आए। यानी आप आज तक उस चीज को नहीं बुना पा रहे। जो बीजेपी की शैली है, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। और हालात ये है कि जो एक आरएसएस के मेरे बड़े आदमी से बात हुई है, वो ये कह रहे हैं आप 30 जून रुक जाइए, 1 जुलाई के बाद असम जैसा नजारा आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। और वो ये दावा कर रहे हैं कि हम वही काम करेंगे जो हमने टारगेट है वो पूरा होगा। एक तरफ वो पार्टी है जो पूरी स्ट्रेटेजिकली चल रही है। ठीक है, आप जन आक्रोश यात्राओं में नहीं आए, हम आरोप लगा दें कि साहब मकराना में विधायक को भगा दिया, टोडा भीम में किरोड़ीलाल जी के भीड़ नहीं आई, झुंझुनू में ये हुआ, आपस में गाने चला रहे हैं, चुन्नी में परफ्यूम है, वो तमाम चीजें हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो ये है कि आपके सामने बीजेपी की एक बहुत बड़ी चुनौती है। अब ऐसे ही आपके एसीबी के जो नए डीजी महोदय बनाए, उन्होंने फरमान जारी कर दिया, उससे उन्होंने कोर्ट में खाज का काम कर दिया। एक तरफ गैंगवार, दूसरी तरफ पर सरकार भ्रष्टाचार पर लचर। तो क्या मैसेज देना बिल्कुल मिथिलेश जी, और जवाब हम लेंगे कांग्रेस से हमारे सहयोगी। और देखिए, बात हम लगातार जब कांग्रेस के मुद्दों की करते हैं तो एक प्रतिनिधि का होना बहुत जरूरी है। प्रतीक सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है प्रतीक जी आपका। प्रतीक जी, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की और उदयपुर के डिक्लेरेशन के साथ और उस संकल्प पत्र के साथ एक शुरुआत की कि चलिए जनता के बीच चलते हैं। और जो आंदोलन पहले सोशल मीडिया पर चला करता था वो सड़कों पर निकला, लोगों के बीच पहुंचे। और अब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, सबसे पहले तो ये बताइए अभियान क्या रहेगा, कब से इसकी शुरुआत? तो 26 जनवरी से हो रही है, लेकिन इससे पहले की जो चुनौतियां हैं, सभी जो संगठनात्मक नियुक्तियां हैं उनको लेकर, वो कब तक हो पाएंगी? क्योंकि प्रभारी पहले कहकर गए थे कि जल्द ही हो जाएगी, सिलसिलेवार तरीके से होंगी क्या? देखिए, सबसे पहले हाथ से हाथ जोड़ो की बात कर लेते हैं। तो ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जो है वो भारत जोड़ो अभियान जो यात्रा चल रही है उसका एक्सटेंशन है, जो 26 जनवरी से शुरुआत होने वाली है। ये जो शुरुआत होगी भारत हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की, वो 3 स्तर पे होगी, बूथ और ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे और राज्य लेवल पे। ब्लॉक और बूथ पे यात्राएं होंगी, जिले लेवल पे अधिवेशन होंगे और जो राज्य स्तर है उस पर 2 या 3 बड़ी बड़ी रैलियां होंगी, जिसके अंदर माननीय अध्यक्ष, माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, ये सब उसके अंदर सम्मिलित रहेंगे। तो जो एक एजेंडा लेकर के राहुल गांधी जी चले हैं, जो आर्थिक और सामाजिक विषमता इस देश के अंदर बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, उसी मुद्दे को लेकर के हम ब्लॉक और बूथ स्तर पर घर घर जाने की अब तैयारी में है। घर घर जाकर के लोगों से उनकी समस्याएं समझेंगे और उनकी जो समस्या है उसका अगर निदान राज्य सरकार कर सकेगी तो राज्य सरकार उसका निदान करेगी, और अगर नहीं हो पाएगा तो हम कम से कम जनता की आवाज को बुलंद करने का काम इस हाथ। लेकिन प्रतीक जी, इससे पहले जो प्राथमिकताएं हैं वो पूरा करना क्या जरूरी? क्योंकि संगठनात्मक नियुक्तियों की बात यहाँ पर हो रही है, 2.5 साल से कार्यकारिणी भंग है, उसको लेकर अभी क्या आप कहेंगे? देखिए, प्रदेश की कार्यकारिणी है, 13 जिले के जिला अध्यक्ष भी पहले अपॉइंट हो चुके हैं। उसके बाद में आप देखिए इसी हफ्ते के अंदर आपके 100 और 88 2 बार जो ब्लॉक अध्यक्ष है उनकी सूची आ चुकी है। मेरे हिसाब से शायद इसी हफ्ते के अंदर, हफ्ता खत्म होते होते सारे ब्लॉक अध्यक्षों की सूची भी आ जाएगी, और अगला हफ्ता जब शुरू होगा तो सारे जिला अध्यक्षों की भी सूची आ जाएगी। तो हमारा संगठन अगर जिला अध्यक्ष है या नहीं है, फिर भी संगठन मजबूत है, और संगठन मजबूती का ही ये नतीजा था कि जितने उपचुनाव हुए हैं हम सारे उपचुनावों में जीते हैं। इसी ये संगठन मजबूती का ही तो है। इनके बीजेपी का संगठन बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन उनके चुनाव हारते जा रहे हैं। जब एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके संगठन का जो तुलना होती है वो तभी होती है जब चुनाव होते हैं। और चुनावों में आप देखिए कि पिछले सारे के सारे ज्यादातर उपचुनाव, मतलब 80-90% उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीते हैं। तो ये मानकर चलिए कि 8 जनवरी को जो बैठक होने वाली है और आपके प्रदेश प्रभारी भी होंगे, कांग्रेस वॉर रूम एक बार फिर से सजेगा, उस बैठक से पहले ये तमाम जो सारी खाना पूर्ति है उसको पूरा कर लिया जाएगा? खाना पूर्ति नहीं कहेंगे इनको, ये हमारी जरूरत है संगठन को मजबूत करने के लिए, और इसकी नियुक्तियां लगातार चल रही है। 2 दिन के अंदर ही आपने देख लिया कि 188 ब्लॉक अध्यक्ष की सूची आ गई है। बाकी के बचे हुए भी ब्लॉक अध्यक्षों की 212 सर अभी बच रहे हैं, और आ जाएगी सर, मैम आ जाएगी। ये हफ्ता कंप्लीट, मैंने बोला ये हफ्ता खत्म होने से पहले इस हफ्ते को इंतजार हम भी इसी चीज का कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले संकेत भी दिया था। आशीष जी हमारे साथ में है। आशीष जी कह रहे हैं कि कार्यकारिणी 2.5 साल से हालांकि भंग पड़ी है, लेकिन अब भारत जोड़ो यात्रा और उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले सभी जो चीजें हैं वो बकाया चीजें उन्हें पूरा कर लिया जाएगा, और फिर विधिवत एक बार फिर से जनता के बीच गांव लेवल से शुरू होगा पहुंचना। देखिए जयती जी, मैं 2-3 बातें यहाँ पे कहना चाहता हूँ जी। सबसे पहले कांग्रेस अपने ब्लॉक अध्यक्ष बनाए, कार्यकारिणी का गठन करे, जिला अध्यक्ष बनाए या नहीं बनाए, ये उनका इंटरनल मैटर है। इस पर भारतीय जनता पार्टी की कोई विशेष राय नहीं है। लेकिन जैसा मिथिलेश जैमिनी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और जिक्र कर रहे थे कि आप हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से राजस्थान में 2 गुट बने हुए हैं
और उनके दिल आपस में नहीं मिल रहे हैं। इसके कारण राजस्थान में जो समस्याएं आ रही है, राजस्थान में जो बेरोजगारी है, जो अपराध है, जिस तरह से कांग्रेस ने एक नया नारा दिया है कि कांग्रेस का हाथ भ्रष्टाचारियों के साथ है, उससे भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान की जनता को दिक्कत है। आपका संगठन शून्य रहे, उससे जनता को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हरीश चौधरी जी, जो पंजाब के प्रभारी भी हैं, मतलब राजस्थान के प्रभारी हैं, उनका यह कहना कि जब तक अंतर विवाद ना हो, जब तक आपसी मनमुटाव ना हो, हमारे मुख्यमंत्री जी को नींद नहीं आती है। तो अगर मुख्यमंत्री जी को नींद नहीं आती है तो ये हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है जयती जी, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री जी को नींद नहीं आएगी तो राजस्थान जिन समस्याओं से जूझ रहा है वो उस पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अपना पूरा ध्यान यहाँ पर लगाएं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है जयती जी, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक स्ट्रक्चर और कल्चर है, हम अपनी स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कांग्रेस का संगठन दुरुस्त है या नहीं है। मिथिलेश जी, इन्होंने कहा जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के बारे में अभी एक कंसर्न इन्होंने दिखाया कि इस चीज से खासा ताल्लुकात नहीं रखते कि संगठनात्मक नियुक्ति, लेकिन आने वाले चुनावों के नजरिए से अगर इसे देखा जाए तो एक अच्छी पहल या फिर एक ऊर्जावान पहल तो आप इसे मानकर चलते ही होंगे। देखिए, निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि हम वापस एक मिथक तोड़ेंगे, चौथी बार सरकार बनाएंगे, लेकिन उन्होंने चौथी साल में नरेश ठकराल जी, एक IAS है, उनके नेतृत्व में ये बनाया है कि लोगों की समस्याएं उनको वो जो हम दे रहे हैं, जो हमने जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, उनका हम फीडबैक लेंगे। अब आप लेंगे, 4 साल बाद लेंगे। तो आपका पिछली बार का हमने भी देखा था कि लास्ट में बर्तन साड़ी सब बांटे थे, सीटें कितनी आई थी? 21। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप आदमी को जब पानी बह गया उसके बाद में कुछ देते हैं तो वो दिया हुआ कुछ नहीं होता। और राजस्थान की जनता जो वोट देती है, बढ़त के वोट होते हैं, मारवाड़ी में कहते हैं कि जो अंदर से जो आग लग जाती है उसके हिसाब से बदलते हैं। और ये बाजरा खाने वाले हम राजस्थानियां हैं, तो हम राजस्थानियों को जब गुस्सा आता है तो क्या करते हैं, वो वोट बदल देते हैं। यही ट्रेंड रहा है 1993 से लेकर आज तक। अब इसे बदलना नहीं बदलना ये राजस्थान की जनता तय करेगी, लेकिन निश्चित रूप से जो आने वाला टाइम है कांग्रेस के लिए बहुत टफ है। आप बजट में कितनी घोषणा कर दीजिए, 8 महीने बचे कि हम ये दे देंगे, ये दे देंगे। राजस्थान में स्थितियां क्या है, इतने पेपर लीक हुए हैं राजस्थान में। आज बेरोजगार कितने हैं? बीएड, BSTC, नर्सिंग, ITI किए हुए 35 लाख रजिस्टर्ड है। जितनी जयपुर की आबादी है उतने तो यहाँ डिग्रीधारी बेरोजगार घूम रहे हैं, इसीलिए क्राइम रेट बढ़ रहा है। आप देखिए नागौर में अस्पताल में डॉक्टर किसी को कुचल देता है, गैंगवार होते हैं। बिल्कुल प्रतीक जी, जवाब इस पर आप दीजिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, पेपर लीक से जुड़ा हुआ हो या फिर बेरोजगारी से जुड़ा। हालांकि सीएम अशोक गहलोत और सभी प्रतिनिधि अनेक मौकों पर जो सार्वजनिक मंच है उनसे जन कल्याणकारी योजनाओं की बातें तो करते हैं, लेकिन ये असल मुद्दे भी हैं पीछे जो छूट गए। देखिए, सिलसिलेवार इसकी बात बताऊंगा। अगर आप जन कल्याण नीतियों की बात करेंगे तो चिरंजीवी योजनाओं में लोगों को लाभ मिला, चाहे बिजली के बिल माफ कर रहे हैं उसमें लोगों को लाभ मिला, और लाभ मिलने के साथ साथ लोगों का कुछ फीडबैक आया कि कुछ लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, और वो लाभ नहीं मिल पा रहा है, इसलिए एक कमेटी का गठन किया गया। अगर इसमें गलत क्या है, अगर हम कोई चीज पता करना चाहते हैं कि जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, तो उसमें कमेटी का गठन किया, उसमें गलत क्या है। दूसरी बात, मैं बेरोजगारी की बात पे आऊंगा तो 2012, 13, 14 के अंदर जब चुनाव चल रहे थे तो मोदी जी ये गाना गाते हुए घूम रहे थे कि 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे हम, तो 17 करोड़ रोजगार होने चाहिए थे। संसद के अंदर रिपोर्ट पेश करिए कि 22 करोड़ लोगों ने नौकरी के लिए अप्लाई किया था और नौकरी कितनों को मिली? सिर्फ 7.5 लाख लोगों को। अगर वो 17 करोड़ रोजगार मिल जाता तो इस देश के और इस राजस्थान के अनेकों युवाओं को रोजगार मिलता। तीसरी बात मैं कहूंगा, आप देखिए, आप आर्थिक विकास की दर देख लीजिए, आप राजस्थान टॉप 5 स्टेट में दूसरे नंबर पे बीजेपी का, जहां पे डबल इंजन की सरकार चल रही है, टॉप 5 में नहीं है कोई सा भी आप स्टेट की बात कर लेंगे। उसके बाद में आप बेरोजगारी की दर की बात करेंगे तो हरियाणा, जहां डबल इंजन की सरकार भी है, जहां बहुत सारे उद्योग धंधे भी हैं, वहां पे 37 और 38% चली गई है बेरोजगारी की दर। भारत की बात कर लीजिए, 6.5 से 9% पे आ गई है बेरोजगारी की दर। प्रतीक जी, ये सब बातें बिल्कुल है, लेकिन आज का मुद्दा हमारा सारी बातें लेकर के तो हम हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का है, इसकी बात करते हैं, क्योंकि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां लगातार कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं के बारे में मुझे बताइए प्रतीक जी, कार्यकर्ताओं के बारे में मुझे बताइए कि कार्यकर्ताओं में एक स्फूर्ति और एक ऊर्जा का संचार इस बात से हुआ क्या? क्योंकि पहले लगता था कि वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, इस तरह के आंदोलनों की और इस तरह की यात्राओं की जरूरत है जो कि जनता के बीच पहुंचे, संगठन को मजबूती दे। कार्यकर्ताओं का क्या इसके बाद? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि कार्यकर्ताओं को कई बार लगता है कि नेताओं तक नहीं पहुंच पाते और आम जन को भी लगता है। तो राहुल गांधी जी जब अलवर में रैली कर रहे थे तो उन्होंने एक सजेशन दिया था खड़गे जी को कि हर मंत्री
हर महीने में कम से कम 15 किलोमीटर पैदल चले, और उसमें हमारा जो 28 तारीख को एक अधिवेशन हुआ था उसमें हमने डिक्लेयर किया है कि हर मंत्री अपने अपने एक एक जिले चुनेंगे, उसके अंदर हर महीने की 28 तारीख को पैदल चलेंगे, जिससे जनता के अंदर उसका जुड़ाव होगा। भारत जोड़ो यात्रा इसका जो हाथ से हाथ जोड़ो इसका एक्सटेंशन है, और ये जो सारे मुद्दे इस पूरे देश में बेरोजगारी, महंगाई और सारी चीजें, इसी को लेकर के तो हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि कहा क्या था और किया क्या है। ये जनता के साथ सरासर धोखाधड़ी की है केंद्र सरकार ने, और महंगाई देखिए, सिलेंडर देखिए, पेट्रोल देखिए, डीजल देखिए, सबके दाम बढ़ते जा रहे हैं। तो जनता की आवाज को बुलंद करना कांग्रेस पार्टी का एक हमेशा से नारा रहा है, और हम जनता की आवाज को हमेशा बुलंद करते रहेंगे। प्रतीक जी, लेकिन देखिए जो समन्वयक भी बनाए गए, जिनकी सूची सामने आई, उसमें से अब ज्यादातर नाम मैं पढ़ रही थी ऐसे थे जिनके राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए आगे भेजा गया, या फिर कई जगह पर जो ब्लॉक अध्यक्षों की अगर बात करें तो विधायकों की जो राय थी उसको वरीयता दी गई। कोई खास बात इसकी, कोई खास नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति संगठन में काम करने के लिए बिल्कुल मुफीद मिला है उसकी अपॉइंटमेंट हुआ है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि किसी को सिफारिश पर अपॉइंटमेंट हुआ है। जो संगठन में ज्यादा अच्छे से काम कर सकता है उसी का अपॉइंटमेंट हुआ है। ज्यादा नजर आए, ये कोइंसिडेंस नहीं, ये कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन बिल्कुल आप ये मानिए कि संगठन में जो ज्यादा अच्छे से कांग्रेस पार्टी को मजबूती देने के लिए काम कर सकता है सिर्फ उसी के अपॉइंटमेंट हुए। और हाथ जोड़ो अभियान के लिए जो प्रभारी जिलेवार लगाए गए, वो एक सिर्फ प्रभारी है कि वो पूरी देखरेख करेंगे कि किस तरीके से प्रोग्राम आगे जाएगा, किस तरीके से प्रोग्राम की पूरी संरचना होगी, उसके लिए प्रभारी अपॉइंट किए गए जिलेवार। मिथिलेश जी, एक सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए यात्राएं एक पुरानी परंपरा रही है, यात्राएं आज की परंपरा नहीं है, लेकिन अब जो हाल ही में जो माहौल चल रहा है, जिस तरह का माहौल बना भी है सभी पार्टियों के, ना सिर्फ राजस्थान की बात करें, यात्राएं जनता से सत्ता तक का एक जो मार्ग है वो तय कर देती है। अक्सर कई मौकों पर देखा भी है। ये लाइन कितनी सच्ची है, कितनी सार्थकता है इस बात में कि यात्राएं इस तरह की जनता से सत्ता तक के द्वार खोलती है? देखिए, निश्चित रूप से जो प्रॉक्सिमिटी और प्रोबेबिलिटी का एक प्रिंसिपल है उसको ये मजबूत करती है। चाहे चंद्रशेखर ने निकाली हो, चाहे महात्मा गांधी ने निकाली हो, यात्राएं हमेशा जनता से सीधा जोड़ने में एक कामयाब अस्त्र है। ये एक पॉलिटिकल बड़ा वेपन है, इसको कोई नकार नहीं सकता, ये सच्चाई है। और राहुल गांधी जी की यात्रा से निश्चित रूप से कांग्रेस को लाभ हुआ है, इसमें कोई ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन जिस तरीके से आप हिमाचल में जीते, आपको कुछ नए सियासी मुद्दे गढ़ने पड़ेंगे। राजस्थान में बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ये तो सबको पता है। आपको कुछ इनर जो वर्क करना पड़ेगा बीजेपी पे अटैक करने के लिए, वो काम कांग्रेस में नहीं हो रहा। कांग्रेस का जो थिंक टैंक है वो बहुत मैं कहूं कि सामान्य स्तर का है। जब तक आप बीजेपी का जैसा थिंक टैंक है, ऐसा कोर ग्रुप नहीं बनाएंगे, जैसे वो मुद्दों को क्रिएट करते हैं, भुनाना जानते हैं। आप इन बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एक कॉमन इश्यू है। आपने हिमाचल में क्यों जीते? क्योंकि आपने वहां नए सियासी मुद्दे गढ़े, चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो, चाहे जो वहां बीजेपी में नड्डा साहब, अनुराग ठाकर, धूमल साहब, तीनों के बीच में विवाद था, उसको कैश किया हो। अब ठीक है, अशोक गहलोत जी बार बार वसुंधरा जी को, पूरी कांग्रेस वसुंधरा जी के पीछे खड़ी हुई है, वो एक प्रयास है। लेकिन बीजेपी का राजस्थान में जो स्टेटस है वो अब ठीक है, उपचुनाव को आप छोड़ दीजिए। जो एक इनका काम करने का फ्लो है, जो एक आरएसएस है, जो सबसे बड़ी इनकी ताकत है, आपके पास जब तक कांग्रेस के पास आरएसएस जैसा संगठन नहीं होगा, ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता को गाड़ी चाहिए, बढ़िया वाली सुविधा चाहिए। आरएसएस वाले जो दिन भर चाने खाकर, दूसरे के घर खाकर काम करते हैं, ऐसे जो निष्पक्ष और समर्थित कार्यकर्ता। आरएसएस की आप बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, हमारे साथ आशीष जी भी मौजूद हैं। आशीष जी, ये तो आप मानते होंगे कि 2023 और 24 की तैयारी राजस्थान में अब इस तरह से भी चल चुकी है, और क्या आपको लगता है कि जनता के बीच में जाना, फायदा इसका कांग्रेस पार्टी को मिलेगा, या फिर जनाक्रोश यात्रा चूंकि आप साथ साथ चला रहे हैं और उसके बारे में कांग्रेस जितनी हमलावर है, कई मौकों पर कहती भी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए जयती जी, अब चुनाव में कुछ महीने ही शेष रहे हैं। 2023 के अंदर विधानसभा चुनाव है और 2024 में अप्रैल माह में जो है लोकसभा का चुनाव है, तो दोनों में बहुत कम समय बचा हुआ है। और जो भी राजनीतिक दल हैं, अगर बात करें राजस्थान की, तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दो प्रमुख दल हैं। निश्चित रूप से इनको जनता के बीच में जाना चाहिए, जनता के मुद्दे समझने चाहिए, ताकि हम जनता की आवाज़ बन सकें। और कांग्रेस भी अगर इस यात्रा के माध्यम से जनता की समस्याएं सुलझाती है तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन हो क्या रहा है जयती जी, मुख्यमंत्री जी कांग्रेस घोषणा पत्र की तो अपना अलग बात कर दें, लेकिन जो उन्होंने बजट में घोषणाएं की हैं, मुख्यमंत्री जी राजस्थान के 4 बजट पेश कर चुके हैं। उन 4 बजटों में वो घोषणा कर चुके हैं हम 2.25 लाख लोगों को नौकरियाँ देंगे। उन्होंने 1 लाख करीब नौकरियाँ दी है, 2.25 लाख तो उन्होंने नौकरियाँ दी नहीं हैं। आए दिन राजस्थान में पेपर लीक हो रहे हैं। जिस तरह से अभी मैं प्रतीक जी को सुन रहा था, वो राजस्थान बेरोजगारी की बात कर रहे थे। जब से अशोक गहलोत जी ने तीसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, हर महीने CMI का डेटा आता है और राजस्थान पूरे देश में नंबर 1 या नंबर 2 होता है। 25% से ऊपर राजस्थान में बेरोजगारी दर। उसका कारण है ना, आपने बेरोजगारों की इतनी लंबी फौज खड़ी कर ली है। आप आए दिन पेपर लीक कर रहे हैं, पर्चा लीक हो रहा है, भर्तियाँ निरस्त हो रही है।
तो बेरोजगार बहुत हताश और निराश है। अपराधों की बात कर लें, अपराध में राजस्थान नंबर 1 है, ये फैक्ट है, एनसीआरबी के आंकड़े हैं। भ्रष्टाचार में आप देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, और अभी जो नए जो डीजी आए जिनको कार्यभार दिया है उन्होंने एक तरह से भ्रष्टाचारियों से गठजोड़ कर लिया है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत त्रस्त है। बिल्कुल, और ये मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और लगातार फर्स्ट इंडिया ने उठाता भी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी की तस्वीर और तमाम वो सारे बयान जो कि आगे जैसे जैसे यात्रा बढ़ रही आ रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की जो परिकल्पना है कांग्रेस के लिए आने वाले चुनावों में, क्योंकि वसुंधरा राजे जब मुख्यमंत्री थी यात्राएं उन्होंने भी निकाली थी और उसका फायदा कहीं ना कहीं सरकार बनी जब नजर भी आया था। इस यात्रा का फायदा होगा, क्योंकि जिस तरह से सीएम अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सरकार फिर से रिपीट होगी, और अब ये कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस हर एक दिन के साथ बढ़ता जा रहा है उनकी बातों में भी। आशीष जी, देखिए जयती जी, मुख्यमंत्री जी अब दूसरी बात बोल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और वहाँ पे जो उनके तमाम प्रतिनिधि आए थे, उनको मुख्यमंत्री जी को बोलना पड़ा कि हमको इस तरह की बातें नहीं बोलनी है कि हम रिपीट नहीं हो रहे हैं। सचिन पायलट जी बोलते हैं बार बार कि ऐसे क्या कारण है कि हम 5 साल सरकार चलाते हैं और उसके बाद हमारी दुर्गति होती है, हम 96 से 21 पे सिमट कर रह जाते हैं। आप देखिए इनमें इतना अंतर विरोध है, इतना गतिरोध है, और जनता की समस्याएं बहुत ज़्यादा है ना, जनता तय करती है। इनका गतिरोध भी एक तरफ हम इसको साइडलाइन कर देते हैं, लेकिन जनता जिन मुद्दों से त्रस्त है, आप देखिए अपराध की बात कर लें, बेरोजगारी की बात कर लें, चाहे किसान कृषि ऋण की बात कर लें, और जिस तरह से आप देखिए माफियाओं का आतंक हो गया है राजस्थान में, जनता तैयार बैठी हुई है। प्रतीक जी, आपके सवाल का जवाब यहाँ देना चाह रहे हैं। बिल्कुल जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बेरोजगारी के लिए केवल कांग्रेस को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। 1996 में जब नरसिंहा राव सरकार थी, जब भारत में उदारीकरण का दौर शुरू हुआ था, 98 में अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बन गए थे। उसके बाद में 2014 में वसुंधरा जी थी और यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह जी थे। आर्थिक उदारीकरण का सब राज्यों ने लाभ उठाया। इन राज्यों ने कुछ नहीं किया। राजस्थान में 23-24 साल से न ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना, न इन्वेस्टमेंट हब बना, न आईटी हब बना। आप देखिए छोटे छोटे स्टेट, आप यूपी को देख लीजिए, यूपी में 4% बेरोजगारी दर है। आपने कुछ नहीं किया। तो राजस्थान की जनता बेरोजगारी के लिए वसुंधरा राजे जी भी उतनी ही जिम्मेदार है जितनी अशोक गहलोत जी जिम्मेदार है। ये दोनों जिम्मेदार हैं। आप देखिए आंकड़े अशोक जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही हुए 25%। इन्वेस्टमेंट हब लाया, कौन सा कौन सी इंडस्ट्रियां, आप देखिए महिंद्रा सेज कहां डेवलप हुआ है। इस बात पर प्रतीक जी भी कुछ कह रहे थे। प्रतीक जी, आर्थिक अगर चीजों की बातें करेंगे तो जो आर्थिक विकास दर राजस्थान की थी वो 2014 के अंदर थी 2.5%, और अभी जो लेटेस्ट रिकॉर्ड आया है उसमें राजस्थान में आर्थिक विकास दर है 11.5% की। तो ये तो कांग्रेस का पहला आर्थिक लेवल पे अचीवमेंट है। दूसरी बात ये कर रहे हैं कि जनता अगर तय करेगी, तो वाकई में जनता तय कर रही है। लगातार उपचुनाव देखिए ना आप, जनता तय कर रही है। इन्होंने जितने मुद्दे उठाए, जनता इससे जुड़ नहीं रही है। चाहे जन आक्रोश यात्रा की बात कर लीजिए, चाहे उपचुनावों की बात कर लीजिए, जनता ने इनके जितने भी मुद्दे इन्होंने झूठे उठाए हैं सबको नकार दिया है, और कांग्रेस पार्टी की जो नीतियां हैं उस पर मोहर लगाई है। इसीलिए ना तो इनके जन आक्रोश यात्रा के अंदर लोग दिखते हैं, और जब उपचुनाव आते हैं तो ये पहले से भी ज्यादा मार्जिन से, मतलब 2018 में जितने मार्जिन से हारे थे उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीतते हैं, हारते हैं। और आप देखिएगा 2023 में जब चुनाव होगा, कांग्रेस पार्टी 150 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिल्कुल, और देखिए मुद्दा, देखिए आप सभी ने अपनी अपनी बातें यहाँ पर रखी, आप कह भी रहे थे, और बात सिर्फ इतनी सी थी क्योंकि जनता की बात हम कर रहे हैं और जनता के बीच में पहुंचकर आप जनता से जुड़ी हुई समस्याओं को रख भी रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाले दिनों में इन तमाम चीजों का जनता के बीच में भी फायदा हो। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और यहाँ पर हमारे साथ में जुड़ने के लिए, अपनी अपनी बातें सभी के साथ साझा रखने के लिए। तो हाथ से साथ तक का सफर कितना सार्थक होगा ये समय बताएगा, लेकिन जरूरत यही कि जनता की बातें जनता तक ही ना रह जाएं, वो सरकार तक पहुंचे, उनके नुमाइंदों तक पहुंचे, और कोशिश यही करें कि तमाम जो यात्रा पॉलिटिक्स है या फिर जो भी बातें करी जा रही है हर पार्टी के द्वारा, वो आखिरकार जनता के सरोकार से जुड़े हुए कामों की सार्थकता के रूप में हम सभी के साथ में आए। फिलहाल के लिए खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।